वेलकम बैक व्यूअर्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज़ में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंप्यूटर इज माल फंक्शनिंग और नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली ड्यू टू मशीन फेलियर। वह कौन सा समय है जिसके दौरान मशीन खराब होने के कारण कंप्यूटर खराब हो रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाउन टाइम। तो डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम। डाउन टाइम उस टाइम को बोलते हैं, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं विच अ कंप्यूटर सिस्टम सर्वर और नेटवर्क इज शट ऑफ। तो जहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे जो सर्वर्स हैं या हमारे नेटवर्क्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बंद हो गए हैं। नॉट अवेलेबल फॉर यूज़, जो कि यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। सिस्टम गो थ्रू पीरियड्स ऑफ डाउन टाइम फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो इस वजह से जो ये पीरियड है जब हमारे कंप्यूटर सर्वर्स नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसको हम डाउन टाइम बोलते हैं, तो यहाँ पर उसके कुछ रीजंस बताएं हमें, इंक्लूडिंग पावर और हार्डवेयर फेलियर। इसके जो रीज़न है वो या तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, पावर हो सकती है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, कंप्यूटर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, सिस्टम क्रैश हो गया आपका, हैकर्स अटैक हो गया है, ठीक है, मतलब हैकर्स ने हैक कर लिया सिस्टम को, सिस्टम रिबूट हो रहा है, मीन्स फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने पूरा प्रोसेस को रिबूट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो रहे हैं, लैक ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क्स की जो कनेक्टिविटी है आपस में, ठीक है, वो नहीं हो रही है, मतलब नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है तो डिसकनेक्ट हो जा रहा है, और बहुत से कई सारे रीज़न हैं इसके, ठीक है। तो मीन्स जो डाउन टाइम है वो पीरियड है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, हमारे सर्वर काम नहीं कर रहे हैं और हमारे नेटवर्क हमें अवेलेबल नहीं है, तो उस ड्यूरेशन को हम डाउन टाइम बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी the number of bytes transferred at the rate of 1 kilobyte per second, 1 किलोबाइट प्रति सेकंड की दर से स्थानांतरित बाइट्स की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 125 किलोबाइट पर सेकंड, जिसको हम बिट कर दिया या केबीएस कर दिया, तो मतलब एक ही इसका सिंबल जो है, ऑफन एब्रीवेटेड केबीपीएस या एब्रीवेशन में इसको केबीपीएस लिख दिया, इज अ यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट इक्वल्स टू, ये एक यूनिट है जहाँ पर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेट इक्वल होता है 1000 बिट्स पर सेकेंड और 125 बाइट्स पर सेकेंड। तो हमसे 1 किलो बाइट में पूछा था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बिट्स में पूछा जाता तो 1000 बिट्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ हाई प्योरिटी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हैव बीन डिजाइन टू प्री-एम्प्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। हम उच्च प्राथमिकता वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों के स्वचालित निष्प्रदान को क्या कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर संसाधनों के प्रयोग को पूर्व खाली करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसे हम बोलते हैं फोरग्राउंड प्रोसेसिंग। तो वी कॉल foreground processing for automatic execution of high purity computer program that had been designed to pre-attempt the use of computer resources. Next question, what is the use of digitizer as an input device? जो हमारा डिजिटाइजर है इसका यूज क्या होता है? ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टू कन्वर्ट ग्राफिक्स एंड पिक्टोरिकल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्राफिक्स को और पिक्टोरिकल डाटा, मतलब जिसमें पिक्चर्स होती हैं, ऐसा डाटा उसको बाइनरी में इनपुट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आर डिजिटाइजर इज द डिवाइस विच इम्प्रूव्स टच एक्यूरेसी। यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो टच एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, एंड एम्बेडेड इन द स्क्रीन फॉर टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, जो हमारे हम टैब्स यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं,
Other device used to digitize the device such as stylish to allow user to specify location on the display. More preciously, there are three types of touch screen digitizer. यहाँ पे तीन तरह के जो डिजिटाइजर्स हैं उनके बारे में बताया कौन कौन सी टच स्क्रीन होती हैं, पैसिव, एक्टिव एंड डल. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, what do we call a storage device where access time is effectively independent of the location of the data? एक स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं जहां एक्सेस टाइम, मतलब जब हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं उस समय पे किस स्थान से प्रभावी रूप में स्वतंत्र होता है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज अ storage device where the access time is effectively independent to the location of the data. तो यहाँ पर जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है जहाँ से उसको डाटा मिल जाए उस समय पर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन that uses predefined symbols to describe either the logic of the computer program or the data flow and processing step of a system. जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं उससे पहले हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से रन करेगा, मीन्स किन किन स्टेप से होकर वो जाएगा. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. तो जो हमारा पिक्टोरियल डाटा होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है एक ऐसा डायग्राम है जो डिस्क्रिप्ट द प्रोसेस दिखाता है सिस्टम की और कंप्यूटर एल्गोरिथम. ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिथम मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस किस स्टेप से प्रोसेस करेगा उसके बारे में बताया होता है वहाँ पे. दे आर वाइडली यूज ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, इसको हम कई फील्ड्स में यूज़ करते हैं. टू डॉक्यूमेंट स्टडीज, प्लान, इम्प्रूव एंड कम्युनिकेट ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड डायग्राम. तो जब हम उसे एक डायग्राम फॉर्मेट में शो करते हैं ना तो वो हर किसी के लिए समझना ईजी हो जाता है. ठीक है, और इसका यूज़ हम कई जगह पे करते हैं. ठीक है, स्टडी में मेनली इसका यूज़ होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं. ठीक है, उस कंडीशन में हमें पहले फ्लो चार्ट को बनाना पड़ता है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को इजीली डिस्क्राइब कर सकें. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीक कॉल रेट जिसे हम PCR बोलते हैं, सस्टेनेबल सेल रेट SCR एंड मैक्सिमम ब्रश साइज आर यूज फॉर मेजरमेंट. मीन्स PCR, SCR और MBS ये ऐसी कौन सी यूनिट हैं और इसे हम किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बैंडविड्थ. एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, टेलीविज़न एंड रिमोट्स कंट्रोल डिवाइसेस ऑन स्लीप मोड. मतलब जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, हमारे टेलीविज़न्स हैं, हमारा मोबाइल है, हमारे जो रिमोट्स कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनको स्लीप मोड में रखने का रीज़न क्या होता है. ठीक है, तो स्लीप मोड क्या होता है कि आपका सिस्टम तो ऑन है लेकिन आपने उसे स्लीप मोड में डाल दिया, इस टाइम वो कुछ वर्क नहीं करेगा. पर्पस होता है वो होता है रिड्यूस पावर कंजप्शन, जो हमारी पावर कंजप्शन है उसको कम करना. नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द डिवाइस इज वॉलेटाइल स्टोरेज. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रैम. रैम हमारी एक टेम्पररी मेमोरी है और जिसको हम वॉलेटाइल स्टोरेज भी बोलते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी है दैट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर. ठीक है, आप इसे रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, मतलब इस पर चेंजेस भी कर सकते हो. टिपिकली यूज टू स्टोर वर्किंग डाटा एंड मशीन कोड. ठीक है, जिसको हम डाटा, वर्किंग डाटा को स्टोर करने के लिए और मशीन कोड्स को स्टोर करने के लिए करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल स्टोरेज. तो ये एक तरह के वॉलेटाइल स्टोरेज है. जो हमारी रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है. विच ऑफ द कंपनी ऑन्स यूज द वर्चुअल हार्ड डिस्क, जिसको हम VHD फॉर्मेट में बोलते हैं,
मतलब .vhd एक फॉर्मेट है हमारा जिसके लिए हम वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है आपकी फॉर वर्चुअल पीसी। ठीक है, कौन सी कंपनी वर्चुअल पीसी के लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट का उपयोग करती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट। वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट वाज initially used only by the Microsoft Virtual PC and Microsoft Virtual Server. Later, however, Microsoft used VSD format in Hyper-V, the hypervision basis virtualization technology of Windows Server 2008. 11th question, what is the Office Open XML? Office Open XML क्या है? ये एक तरह का फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे कि हम JPG यूज़ करते हैं, हम MP4 MP3 यूज़ करते हैं, हम .txt यूज़ करते हैं, हम PPT यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो XML है ये एक फाइल फॉर्मेट है आपका। 12th क्वेश्चन, विच अमंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज इन कंप्यूटर टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट? जब हम अपने कंप्यूटर पे एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड आप यूज़ करना चाहते हो, माउस आप यूज़ करना चाहते हो, वेबकैम आपको लगाना है, प्रिंटर आपको कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए जिस एक्सटर्नल कंपोनेंट, तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो होते हैं पोर्ट्स। आपने देखे होंगे आपके सिस्टम पे, आपके सीपीयू पे या आपके लैपटॉप्स पे, जहाँ हम माउस कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल या कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम जो लगाते हैं उन्हें हम पोर्ट्स बोलते हैं, जिसे हम सिस्टम पोर्ट्स भी बोलते हैं। दैट इज़ यूज इन कंप्यूटर टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट, और इसका यूज़ आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है सिस्टम कंप्यूटर पे। 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अ सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL इज अ टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स फास्ट डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहां हमारा जो डाटा है वो फास्ट ट्रांसफर होता है एट अ हाई बैंडविड्थ ऑन एग्जिटिंग कॉपर वायर। यहाँ पर हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइंस टू होम्स एंड बिजनेस, जो हम लैंडलाइन यूज़ करते हैं उस पर जो वायर हम यूज़ करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो अनलाइकली रेगुलर डायल अप कॉपर टेलीफोन लाइन सर्विस, ADSL प्रोवाइड्स द कंटिन्यूसली अवेलेबल ऑलवेज ऑन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। ठीक है, हमें ये हमेशा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के साथ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका फुल फॉर्म पूछी थी मैंने, यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया है कि ये होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जो हमारी टेलीफोन लाइंस वगैरह हैं तो उन पर जो वायर्स होती है उसे हम बोलते हैं, तो इसका सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो इसकी फुल फॉर्म है आपकी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An autoresponder is on a mail server that automatically replies to emails. एक ऑटो रेस्पॉन्डर मेल सर्वर पर एक क्या होता है जो कि स्वचालित रूप से ईमेल का जवाब देता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। एन ऑटो रेस्पॉन्डर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट ऑटोमेटिकली आंसर ईमेल्स, जो ईमेल का ऑटोमेटिकली आंसर देता है। दे कैन बी वेरी सिंपल एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। द फर्स्ट ऑटो रेस्पॉन्डर वर क्रिएटेड विद इन अ मेल ट्रांसफर एजेंट दैट फाउंड दे कुड नॉट डिलीवर एन ईमेल्स टू अ गिवन एड्रेस। ठीक है, इसको फर्स्ट जो सबसे पहला ऑटो रिस्पॉन्डर था वो क्रिएटेड किया गया मेल ट्रांसफ़र एजेंट के द्वारा, जिससे ये लग रहा था कि जो उसकी मेल्स हैं वो गिवन एड्रेस पर नहीं जा रही हैं। Then fifth question हमारा, DDL is used to define the structure of a database including the tables, columns and data type that's contained. Its full form is DDL का उपयोग डाटाबेस के संचरण को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिसमें टेबल, कॉलम और डाटा प्रकार शामिल होते हैं। मतलब DDL जो यूज़ होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम एक डाटाबेस तैयार करते हैं। उस डाटाबेस के अंदर हमारे कॉलम्स होते हैं, हमारी रोज़ होती हैं, हमारा डाटा होता है, हमारे फॉर्मूला कंटेन होते हैं। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं हमारे डाटाबेस में, तो उसको हम बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज
16 क्वेश्चन है अ DSLAM is a device used by internet service provider. ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूज की जाती है डिवाइस टू राउट द इनकमिंग DSL कनेक्शंस टू द इंटरनेट. व्हाट इज करेक्ट फुल फॉर्म? तो इसकी करेक्ट फुल फॉर्म क्या है ये हमसे पूछी है. DSLAM की करेक्ट फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, स्टैंड्स फॉर Digital Subscriber Line Access Multiplexer. A DSLAM is a device used to Internet Service Provider. ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं टू राउट द इनकमिंग DSL connections to the internet. Since a multiplexer combines multiple signals into one, a DSLM combine a group of subscribers connectivity into one एग्रीगेटिव इंटरनेट कनेक्शंस. जब भी आप इंटरनेट का कनेक्शंस लेते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं वो एक डिवाइस का यूज़ करते हैं बाहर, जहाँ पर वो कई सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब आपने लिया, आपके पड़ोसी ने लिया, देन अदर देन 2-3 घर छोड़ के किसी और ने लिया, तो वहाँ पर क्या करते हैं उस डिवाइस पे वो सभी जो सब्सक्राइबर लाइन है उनको कनेक्ट कर देते हैं. तो उस डिवाइस को हम लोग DSLAM बोलते हैं. 17 क्वेश्चन है हमारा. RUP stands for Rational Unified Process. RUP is a software development process from rational a division of. तो ये जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये इसका करेक्ट आंसर है आपका IBM. Rational Unified Process is an iterative software development process framework created by the Rational Software Corporation, a division of IBM since 2003. 18 question. 32-bit operations were introduced for the first time by Microsoft. Microsoft के द्वारा पहली बार 32-बिट संचालन शुरू किया गया था. तो कहाँ से संचालित किया गया था? तो ये विंडोज़ 3.11 से स्टार्ट किया गया था. 32-बिट ऑपरेशंस वर इंट्रोड्यूस फॉर अ फर्स्ट टाइम बाय माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन विंडो 3.11 in 1993 is the first version of newly developed window. पहला वर्जन था जहां पर नई विंडो को डेवलप किया गया था 1993 में. एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम. 19 क्वेश्चन है हमारा. व्हाट डू वी कॉल एन इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर रिवर्स्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर एंड द कंप्यूटर. तो किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं? तो इस पूरे प्रोसेस को हम जब कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आपका कंसोल. अ कंसोल इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर reserved for communication between the computer operators and maintains engineer and the computer. It is not a platform like PC. ठीक है, ये एक PC नहीं है, ये एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर और मेंटेनेंस इंजीनियर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए. 20th क्वेश्चन. Which among the following is not an search engine? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, मैंने यहाँ पे जस्ट करेक्ट आंसर को डिफाइन किया है. इनमें हमें पूछा है कि कौन सर्च इंजन नहीं है. ठीक है, तो उस ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर था वो था वॉल्फ्रेम अल्फा. तो वॉल्फ्रेम अल्फा इज अ कंप्यूटेशन नॉलेज इंजन. ठीक है, और आंसर इंजन एंड नॉट अ सर्च इंजन. ये एक आंसर इंजन है, मतलब जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं उसके आंसर के लिए, कुछ नॉलेज के लिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये एक सर्च इंजन नहीं है. सर्च इंजन यहाँ पर जो डूडल है, बेडू है और याहू, जो अदर ऑप्शंस थे इसके, आर द सर्च इंजन. ये सर्च इंजन है. एज अ पर्सन कैन सर्च एनीथिंग ऑन वेब यूजिंग दिस. और कुछ भी अगर हमें सर्च करना है तो हम सर्च इंजन इसका यूज कर सकते हैं, जैसे डूडल है या बेडू है या गूगल है या याहू है. तो यहाँ पे जो ये 3 थे ये इसके अदर ऑप्शन से जो सर्च इंजन है यहाँ पे नहीं पूछा था. तो वॉल्फ्रेम अल्फा इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे. 21st क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C?
W3C का पूर्ण रूप क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी where member organization are full-time staff and public work together to develop web standards. Next question है हमारा, which among the is used for removing a software bugs defect which is available for free for cost from the software provider. bugs बोलते हैं कोई भी गलती, कोई दोष सॉफ्टवेयर प्रदाता से मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उसमें कोई भी बग्स मिलता है, हमें कोई भी खराबी मिलती है, तो उसे दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पैच। अ पैच इज़ अ कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल चेंजेस ऑफ द कंप्यूटर। पैच यहाँ पर जो नेम है ये कई सारी चीज़ों को मिला के बना है, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम में चेंजेस होते हैं, इससे एम टू बी अपडेट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो किसी प्रॉब्लम को, इम्प्रूव कर सकते हो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द सिक्योरिटी, ठीक है। और सभी जो बग्स हैं, सभी जो गलतियां हैं, उनको आप ठीक कर सकते हो पैच से। इन द MICR कोड लाइन स्ट्रक्चर what do represent the first 3 digit of short field numbers consisting of 9 digit? MICR कोड में हमारे पास 9 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये एक बैंक से रिलेटेड स्ट्रक्चर है हमारा MICR कोड। तो यहाँ पर इसमें 9 डिजिट्स होती हैं आपकी। पहली जो 3 डिजिट्स है वो किसको डिनोट करती है, वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली 3 डिजिट्स हैं वो सिटी को डिनोट करती हैं। द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द सिटी, द नेक्स्ट 3 डिजिट्स रिप्रेजेंट द बैंक and last 3 digit that signify the branch. The 9 digit start code is unique for any bank branch in the country. और जो ये 9 डिजिट का कोड होता है ये कंट्री में सभी बैंक्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट सिटी को डिनोट करते हैं, नेक्स्ट हमारे बैंक को बताते हैं, देन थर्ड जो 3 डिजिट्स हैं वो ब्रांच को डिनोट करती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, most of the internet banking sites provide which of the feature to reduce the risk of keystroke login for the password entry? तो बैंकिंग ऐसी कौन सी मतलब वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो बैंकिंग साइट्स हैं वो की स्ट्रोक रिस्क को कम करने के लिए, मतलब अगर आपके आगे आपका कीबोर्ड लगा है और आप जो है वहाँ पर कैमरा भी लगा है और आप जो अपने नॉर्मल जो कीबोर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे हम कोई पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, आपके पासवर्ड चोरी होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ATMs वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर जो होता है हमारे कीबोर्ड ही होता है नंबर पासवर्ड एंटर करने के लिए, तो वहाँ कैमरास भी होते हैं। तो उस कंडीशन में वो पासवर्ड चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड्स को यूज़ किया जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड्स एक ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो आपके ऑन स्क्रीन होते हैं, जो आप टच करने पर उनको एंटर करा सकते हो अपने पासवर्ड को। तो की स्ट्रोक लॉगिंग ऑफ्टन रेफर्ड एज अ की लॉगिंग एंड द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। द की स्ट्रोक ऑन अ कीबोर्ड इज अ टिपिकली कन्वर्ट थिंग्स सो दैट द पर्सन यूजिंग द कीबोर्ड इज अनअवेयर दैट देयर एक्शन बीइंग मॉनिटराइज्ड। तो वही चीज़ है कि कीबोर्ड होता है और हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हम अवेयर नहीं होते कि हमारा जो पासवर्ड है वो हम जब डाल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। दैट्स कैन बी द रिट्रीवर बाय द पर्सन ऑपरेटिंग द लॉगिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड का, रिड्यूस द रिस्क ऑफ की स्ट्रोक लॉगिंग द पासवर्ड एंट्री। इससे पहले हमने पढ़ा था ADSL की फुल फॉर्म के बारे में। तो ADCL एक डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मीन्स ब्रॉडबैंड में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ये एक वायर है, कॉपर वायर है, कॉपर टेलीफोन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर असिस्टमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो ADCL की फुल फॉर्म हम लोगों ने पहले पढ़ी, इज अ टाइप ऑफ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको भी हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी, दैट्स डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल फास्टर डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग कॉपर टेलीफोन लाइन्स देन कन्वेंशनल वॉइस ब्रांड मॉडेम कैन प्रोवाइड। तो इस जो ये वायर है ये कॉपर टेलीफोन लाइंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ब्राउजिंग द इंटरनेट
विच ऑफ द की इज़ यूज टू फुल स्क्रीन। जब हम इंटरनेट पर कुछ भी काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं, हम अपनी स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप किस की का यूज़ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका F11। तो F11 जो की है वो यूज़ होती है फुल स्क्रीन व्यू के लिए। 27th क्वेश्चन, अ हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एक हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो क्या वर्क करता है? तो बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं विच एक्सप्रेस द फीचर्स ऑफ बोथ, जिसमें हमारे दोनों तरह के फीचर होते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। 20th क्वेश्चन है हमारा, अ फाइल विच हैज़ नॉट बीन ऑल्टर्ड, compressed or manipulate in any way by the computer is called। ऐसी कंप्यूटर फाइल जिसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं किया गया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो वो क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं रॉ फाइल। रॉ फाइल का मतलब है जहाँ पर अभी डाटा रॉ है, मतलब उसमें हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। रॉ फाइल एक कलेक्शन है हमारे अनप्रोसेस्ड डाटा का, ठीक है। तो पॉपुलर टाइप ऑफ रॉ फाइल इज कैमरा रॉ, क्रिएट बाय द डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा के द्वारा क्रिएट की गई फाइल होती है कैमरा रॉ, ठीक है। तो मतलब रॉ का मतलब जैसे कि हम सभी को वैसे पता है, क्योंकि रॉ एक इंग्लिश वर्ड है, तो रॉ का मतलब है जिसमें अभी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। 29th क्वेश्चन, द वर्ड ब्रांडविड्थ इज ऑल्सो यूज टू मीन। ब्रांडविड्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर। तो जब हमें ज़्यादा मात्रा में डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम उसे अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बोलते हैं। विच माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी वॉज बिल्ट टू लिंक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए कौन सी माइक्रोसॉफ्ट आधारित तकनीक का निर्माण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एक्टिवेक्स। एक्टिवेक्स माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी वॉज बिल्ट टू लिंक डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जहां पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ 1996 में हुआ था।